हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं डार्क एनर्जी के मिस्ट्री के बारे में। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, बट देयर मस्ट बी अ ड्राइविंग फोर्स जो इस एक्सपेंशन को फिजिबल बना रहा है। हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो इस एक्सपेंशन के रेट को स्लो करता होगा। लेकिन इस फोर्स के वीक नेचर होने के कारण जो इसका इफ़ेक्ट है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमारा यूनिवर्स मैटर से भरा हुआ है और 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के आने के बाद ये पता चला कि हमारा जो यूनिवर्स आज जितना एक्सपैंड कर रहा है, कई साल पहले वो इतना एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, जिससे हमें ये पता चला कि ग्रेविटी इस एक्सपेंशन के प्रोसेस को स्लो नहीं कर पा रही है। अब यूनिवर्स क्यों एक्सपैंड कर रही है, इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था, लेकिन साथ ही कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उससे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसे बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि इस यूनिवर्स में स्पेशल एनर्जी फ्लूइड्स हैं जो इस स्पेस को फिल कर रहे हैं, और इसके बारे में हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में बताया गया है, जहाँ पे वो एथर को एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट बता रहे थे और वो 9 रियाम्स के एग्जिस्टेंस से भी पहले एग्जिस्ट करता था, और एथर के मदद से ही वो नॉर्मल मैटर को डार्क मैटर में कन्वर्ट कर सकते थे। अब इसके बाद साइंटिस्ट ने एक रफली एस्टिमेट किया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो 68% हमारा स्पेस है वो डार्क एनर्जी से ऑक्यूपाइड है, 27% जो स्पेस है वो डार्क मैटर से ऑक्यूपाइड है, और बाकी जितने भी चीज़ हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से या इंस्ट्रूमेंट के मदद से देख सकते हैं वो हार्डली 5% कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन के थ्योरी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बारे में। डार्क एनर्जी को अगर सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट किसी ने एक्सप्लेन किया है तो वो आइंस्टाइन थे, जिन्होंने कहा था कि जो हमारा स्पेस है वो एक्चुअली में खाली नहीं है, और जो हमारा खाली स्पेस है उस स्पेस में बहुत सारा मैटर प्रेजेंट है। उन्होंने कहा कि स्पेस को अभी हमने समझना स्टार्ट ही किया है, और फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि जो हमारा स्पेस है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड करे, जिसे आज हम डार्क एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की दूसरी थ्योरी ये थी कि एम्प्टी स्पेस के पास अपनी एनर्जी होती है। एम्प्टी स्पेस के पास अपने एनर्जी होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी एम्प्टी स्पेस की एक प्रॉपर्टी है। एनर्जी एम्प्टी स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हमेशा, और जैसे जैसे ये यूनिवर्स, ये स्पेस एक्सपैंड होगा वैसे वैसे ये एनर्जी बढ़ती जाएगी। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली थी कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तब ये खुद इस एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करेगी। तो जो हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे वो यही एनर्जी है जो इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ड्राइव करती है। लेकिन वो बात अलग थी कि लोग इस थ्योरी को समझ में नहीं पाए थे और उनके बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। अब हम लोग बात करते हैं डार्क मैटर के बारे में। डार्क एनर्जी से रिलेटेड है डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी को समझने के बाद साइंटिस्ट के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो इस बात को समझे कि डार्क मैटर एक्चुअली में है क्या। साइंटिस्ट ये तो कंफर्म हो गए थे कि वो जितना डार्क मैटर को जानते हैं उतना वो डार्क मैटर को नहीं भी जानते हैं। एक्चुअली में डार्क मैटर कोई प्लैनेट या कोई स्टार में नहीं है, बल्कि जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं वो एक्चुअली में बहुत कम परसेंटेज में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और उस सभी को मिलाकर भी डार्क मैटर को हम नहीं बना सकते। ना ही डार्क मैटर कोई एंटी मैटर है। अब एंटी मैटर वो मैटर होते हैं जिनके सारे प्रॉपर्टीज़ मैटर के अपोजिट होते हैं,
और एंटी मैटर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके जो चार्ज होते हैं वो मैटर से रिवर्स्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इन्फ्लुएंस सामने आया जहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जो ब्लैक होल्स हैं जो मैसिव स्टार और गैलेक्सी के साइज़ के होते हैं वो लाइट को अपनी ओर बेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डार्क मैटर ग्रेविटेशनल लेंस के फॉर्म में मैसिव ब्लैक होल के सामने प्रेजेंट हो और वही लाइट को ब्लैक होल के पास बेंड करती हो। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े गैलेक्सी अपने लाइट को पास करते हैं तो जो ब्लैक होल्स होते हैं वो उसको अपनी तरफ बेंड करते हैं, तो इस प्रोसेस को ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स ने भी एक दूसरा एक्सप्लेनेशन डार्क मैटर के बारे में दिया था, जहां इस थ्योरी ने यह बताया था कि जो हमारा स्पेस है वो एक टेम्पोररी मैटर से घिरा हुआ है जिसे हम वर्चुअल मैटर भी कहते हैं। अंदाजा लगाइए, जो हमारा स्पेस है वो कंटिन्यूअसली एक टेम्पोररी या वर्चुअल मैटर से भरा हुआ है जो टेम्पोरली फॉर्म होता है और फिर डिसअपेयर हो जाता है। यहाँ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि डिसअपेयर हो जाता है, ना कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी सपोर्ट करता है। अब जब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन किए तो ये थ्योरी बहुत बुरी तरह फेल हुई। ये थ्योरी बुरी तरह फेल इसलिए हुई क्योंकि साइंटिस्ट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो ये थ्योरी एक्चुअली में फेल इसलिए हुई थी कि जब उन्होंने कैलकुलेशन किया कि कितनी एनर्जी एक्चुअली में ये पार्टिकल्स पोजेस करेंगी, तो कैलकुलेशन 10,120 टाइम्स ज़्यादा हुई। यानी कि जितना एनर्जी इन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करना चाहिए उसके मुकाबले ये पार्टिकल्स 10,120 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के खिलाफ थी। अब जो ब्लैक होल वाली थ्योरी दी गई थी उससे ये समझ में आया कि 25% के आसपास जो डार्क मैटर है वो ब्लैक होल के आसपास मिल सकता है। इसके अलावा भी काफी सिग्निफिकेंट थ्योरी है जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो डार्क एनर्जी के मिस्ट्री के बारे में। अगर आपको भी साइंटिस्ट की तरह अपने थ्योरी में फेल नहीं होना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में अगर कहीं भी मिस्टेक हुई है तो कमेंट सेक्शन में